हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th के अंदर इंग्लिश मीडियम में साइंस पेपर सॉल्यूशन। जो यूनिट टेस्ट थर्ड है, तीसरा यूनिट टेस्ट है, उसका मैं पेपर सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ गया हूँ। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं और बहुत सारे पेपर सॉल्यूशंस हैं। हम इंग्लिश मीडियम में भी बनाते हैं और गुजराती मीडियम में भी बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ी वीडियो में लेट लेके आ रहा हूँ कुछ काम की वजह से, लेकिन आगे से आपको जो भी पेपर सॉल्यूशन होगा वो जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप पहले से ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तो जैसे ही हम हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा इंग्लिश मीडियम और उसके अलावा गुजराती मीडियम भी चैनल है। इसी चैनल पे हम दोनों वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फर्स्ट कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो कौन है साइंटिस्ट, कौन है? सेडन एंड स्वान। सेडन एंड स्वान इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फर्स्ट कॉइंड द टर्म ऑफ protoplasm. And the second question, which physical identity has the unit ms minus 2 power? तो वो किसकी है? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो ms minus 2 पावर है। उसके बाद state the following, third question, state the following statement true or false, and if false kindly rectify the sentence statement. इसमें से हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो वो रेक्टिफाई करना है हम, क्योंकि वो क्यों फॉल्स है। तो पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंशन कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आईज, फॉल्स। पार्टिकल ऑफ सब्सटेंशन, तो रीजन क्या आ जाएगा? फॉल्स। रीजन क्या आ जाएगा? पार्टिकल ऑफ सब्सटेंशन कैन बी सीन विथ नेक्ड आईज। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट मेक अ सोइल। ऐसे कौन से फैक्टर है इनमें से जो सोइल के लिए, सोइल के बनाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, तो सन है, वाटर है, विंड है, और लास्ट वाला पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग फैक्टर नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉलीथीन बैग। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट एंड डायरेक्टेड। शॉर्ट एंड डायरेक्टेड में हमको आंसर देना है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो टाइडल इफेक्ट। कौन से इसमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो टाइडल इफेक्ट शो करते हैं? तो वो दो हैं, एक तो मिल्क और दूसरा स्टार्च सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमको यहाँ पे ऑर्गेनल्स के नेम बताने हैं। जैसे कि सबसे पहला है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस कौन है सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में वहाँ पे स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। चैनल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ऐसा कौन सा चैनल है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म? तो कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर आ जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, सेक कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं? तो वो है लाइसोसोम्स। किचन ऑफ द सेल, मतलब किचन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? जहां पे पूरा खाना पकाया जाता हो, खाना बनाया जाता हो, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले स्पीड देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड किसको बोलेंगे? कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जिस टाइम में ट्रैवल करता है, तो उसका फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके लिए डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कितना टाइम लेता है। उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। इसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है उसकी, उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है? डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यहाँ पे आपको क्या रखना है फॉर्मूले में? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका डिस्प्लेस होता है, तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड में जो थर्ड पॉइंट आएगा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव
जीरो बट नेवर नेगेटिव, स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर प्रैक्टिकली यूज टू स्टॉप और कंट्रोल सोइल इरोशन। सोइल इरोशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज होती है? अच्छा, बेसिकली सोइल इरोशन का मतलब होता है कि जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सोइल के पार्टिकल्स, सोइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तेज हवा की चलने की वजह से, मतलब विंड, हवा की वजह से, या तो फिर जो बारिश का पानी होता है वो पानी में बहकर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसको सोइल इरोजन बोलते हैं। अब ये सोइल इरोजन को हमको कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज में आती है? तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन सी मेथड है? सबसे पहले बाय द प्लांटिंग मोर ट्रीज। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। अब ट्रीज प्लांट करने से हम सोइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं? तो हम आपने पढ़ा होगा पहले कि बहुत जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, वो जो रूट होती हैं वो जो सॉइल होती है, सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है। ठीक है, तो उसकी वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रीज प्लांटेशन से रुक सकते हैं, सॉइल इरोजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ग्रासेस कैन होल्ड ऑन द सोइल, देयरफॉर ग्रासेस शुड बी प्लांटेड ऑन द बेरन लैंड्स। मतलब हम ग्रासेस, जैसे कि हम ट्रीज को यहाँ पे प्लांट करते हैं, ऐसे ही हम ग्रासेस को भी प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी होल्ड करके रखते हैं जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये भी एक जरिया है जिसकी वजह से हम सोइल इरोजन रोक सकते हैं, ये भी एक मेथड है। उसके बाद थर्ड आता है बाय बाल्डिंग कॉन्टर फार्म्स एंड टेरेस फार्म्स ऑन द हिल स्लोप सोइल इरोजन कैन बी लेसेंड। यहाँ पे जो हिल स्लोप होती है, मतलब जो ढलान वाली इलाके होते हैं, वहां पे क्या होता है, ज्यादा खतरा होता है सोइल इरोजन का, क्योंकि पानी जब वहां पे रेन का पानी, बारिश का पानी जब वहां पे गिरता है तो ढलान होने की वजह से, स्लोप वाली रीजन होने की वजह से वहां से पानी बहुत तेजी से बहता है, तो जिसकी वजह से सोइल इरोजन वहां पे ज्यादा होता है। तो वहां पे हमको क्या करना चाहिए? वहां पे हमको कॉन्टर फार्म्स बनाने चाहिए, टेरेस फार्म्स बनाने चाहिए, वहाँ जो स्लोप वाली रीजन होगी वहाँ पे बनाने चाहिए। तो वहाँ पे पानी क्या जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी वहाँ से गिर नहीं पाएगा और सोइल इरोजन नहीं हो पाएगा। उसके बाद लास्ट आता है क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व सोइल। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अगर आप पहले वीट का क्रॉप करते हो, फार्मिंग करते हो, उसके बाद दूसरी बार आप वीट की जगह कुछ और ले सकते हो। तो ये सब वीट की जगह आपने राइस ले लिया, पैडी ले लिया, पैडी की बाद आपने मेज ले लिया, उसके बाद ज्वार ले लिया। तो अलग अलग आप वीट की रोटेशन करते, क्रॉप्स की रोटेशन करते रहते हो, उसकी वजह से जो सॉइल है वो कंजर्व कर सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है या तो फिर कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। क्या है क्वेश्चन? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिस्टेंस ग्राफ, हमको यहाँ पे डिस्टेंस ग्राफ दिया है। डिराइव्ड द रिलेशन v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, यहाँ पे हमको ग्राफ दिया है। ग्राफ पहले आप समझ लो, उसके बाद अंदर मैं समझाता हूँ। ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो ये O नीचे दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, O ट्रैवल करता है A तक, तो वो उसकी वेलोसिटी बन जाती है u, इनाइशियल वेलोसिटी। u को हम इनाइशियल वेलोसिटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो आगे ट्रैवल करता है e तक और वो e बन जाता है उसका v, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। ये डिस्टेंस ग्राफ हमें शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे उसके इक्वल में एक और लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे कि OA है, OA की इक्वल में हमने यहाँ पे CD ड्रॉ कर ली, CD या DC जो भी बोलो आप। और यहाँ पे जो AE था, AE की जगह पे हमने यहाँ पे DB या BD हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, जिसकी वजह से, और ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमारी टाइम शो करती है। जैसे कि नीचे आपको दिया है OC के इक्वल में हमने AD लाइन एक ड्रॉ करी है, वो लाइन होगी हमारी टाइम, वो शो करेगी टाइम। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं द इनाइशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u। जो ऑब्जेक्ट की इनाइशियल वेलोसिटी है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो है u। उसके बाद
एट द पॉइंट ए, कौन सी पॉइंट पे है वो, ए पॉइंट पे है। इट इंक्रीज टू वी, वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाए, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कहाँ तक जाता है वो, बी तक जाता है, एट द पॉइंट बी। कौन सी पॉइंट है, बी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस लिया उसी के इक्वल में हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया, तो ये जो v वाला पॉइंट है ये दोनों लाइन इक्वल होगी, इसकी वजह से हम यहाँ पे b को क्या मान दे, v यानी फाइनल वेलोसिटी मान दे u, b जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो टाइम है, इन टाइम भी हमको दे दिया है, टाइम अंडर टाइम यूनिफॉर्म कर रहा है, एसेलरेशन अंडर द यूनिफॉर्म एसेलरेशन करता है वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। इन द ग्राफ ओ ए रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी u, ये जो ओ ए है ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है ओ ए, उसमें ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, u मैंने बताया था आपको इनिशियल वेलोसिटी होगी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी t, ये टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारी है टाइम। अब हमको इसको यहाँ पे फॉर्मूला हमको यहाँ पे शो करना है, जैसे कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ ए डी जो किसके इक्वल है, ओ सी के, ओ सी के इक्वल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए डी। अब ये क्या शो कर रहा है, ओ सी टाइम, ये दोनों इक्वल लाइन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम बी सी, ये पूरा बी सी, अब देख लो पहला ये बी ऊपर और ये सी नीचे, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा इक्वल टू क्या होगा, बी डी और डी सी, बी डी प्लस डी सी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला भी यही है, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी बोलो या सी डी बोलो आप, जो भी, मतलब ये जो पूरा है बी सी इक्वल टू बी डी, ये हाफ प्लस सी डी या डी सी, जो भी बोलो आप। अब यहाँ पे BD की जगह तो हमने BD ही लिया, BD की जगह पे हमने BD लिया, लेकिन ये जो DC है, DC किसके इक्वल में है, OA के इक्वल में है, तो हमने उसकी जगह पे क्या ले लिया, OA ले लिया। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम, ये जो BD है, BC हमने क्या, यहाँ पे BC क्या था हमारा, ये किसके इक्वल में है, U, मतलब फाइनल वेलोसिटी के इक्वल में है। तो v इक्वल टू बी डी की जगह हमने बी डी ही रखा, और ये जो सी डी था, सी डी हमने किसके इक्वल में लिया था, ओ ए के इक्वल में लिया था, जो होता है इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, u, ठीक है। अब ये प्लस में है u, उस साइड जाएगा तो इक्वल के उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, बी डी इक्वल टू बी माइनस u, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ चेंज हुई, तो bd पे वेलोसिटी चेंज हुई, पहले ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ बढ़ गई वो, फाइनल वेलोसिटी में, तो इतना चेंज हुआ, तो ये bd हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो bd अपॉन टाइम हमने क्या लिया था, ये जो टाइम है ओसी, उसके इक्वल में हमने क्या लिया था, ad, तो उसकी जगह हम ले लेंगे ad, ठीक है। अब ad की जगह आप ओसी भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, bd इज इक्वल टू bd अपॉन ad इक्वल टू bd अपॉन ओसी, ठीक है, bd। उसके बाद आगे फॉर्मूला आता है हमारा, यानी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, a इक्वल टू bd की जगह हम यहाँ पे bd रख रहे हैं, अपॉन में दिया है t, टाइम, ad क्या शो करता है, टाइम, तो उसकी जगह हमने क्या ले लिया, टाइम। अब ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, a के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो bd इज इक्वल टू at, ठीक है। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे भी bd इक्वल टू b माइनस u दिया है, यहाँ पे भी bd इक्वल टू a इंटू टी दिया है, तो हम bd की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे जो bd था, bd इक्वल टू क्या है, at, तो हम bd की जगह क्या रख देंगे, at रख देंगे। देखो हमने यहाँ पे रख दिया है bd की जगह at, मतलब b माइनस u, और bd की जगह क्या रख दिया हमने, at, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हमको प्रूफ क्या करना है, v इक्वल टू u प्लस at, तो u यहाँ पे माइनस में, इस साइड ले आएंगे तो हम वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे, जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम
ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल का हमको नीट और लेबल डायग्राम हमको यहाँ पे बताना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, जो बेसिकली एक ट्यूब की तरह है, उसको हम बोलेंगे गोल्गी अपार्टस। यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है, आपको पता ही है लास्ट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स लास्ट में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, जो पूरे ये जो अंदर प्लाज्मा होता है, अंदर एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो उसको कवर करके रखने वाला कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। उसके बाद हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरीके के रेटिकुलम होते हैं। स्मूक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ इस वाई टाइप के दिखते हैं, वाई टाइप के शेप में दिखते हैं, और दूसरा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके अलावा राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे जो पतले पतले ट्यूब्स हैं, लंबे लंबे, वो है राइबोसोम्स। उसके अलावा लाइसोसोम्स हैं, ये जीरो दिख रहा है आपको सर्कल, वो है लाइसोसोम्स। उसके अलावा न्यूक्लियस, ये जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। ये सारे कुछ पार्ट्स हैं, ये है हमारा एनिमल सेल। तो आपको कुछ इस तरीके से एनिमल सेल लिख के उसके पार्ट्स को बारे में, जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे शो कर देने का। उसके बाद लास्ट आगे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। वाटर पॉल्यूशन क्या है, आप क्या समझते हैं वाटर पॉल्यूशन से, और उसके इफेक्ट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर में जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, कहाँ से होता है, वो सबसे पहला पॉइंट है डिसॉल्व फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जो भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, मतलब फार्मिंग में जो भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। आपने सुना होगा केमिकल फर्टिलाइजर होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो बहुत सारा केमिकल होता है, और वो केमिकल जो वाटर को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करता है। तो ये सबसे पहला रीज़न है वाटर पॉल्यूशन का। दूसरा है सेवेज फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। आपके घर से बहुत सारा ऐसा वेस्ट होगा, बहुत सारा ऐसा कचरा होगा जो निकलता होगा। सेवेज बेसिकली आप जो भी घर के अंदर जो भी टॉयलेट में आप टॉयलेट करते हो, वो सारा जितना गटर का जो ड्रेनेज का जो पानी होता है, वो सारी चीज़ें वो सेवेज कहलाती है। तो आपके घर से जो सेवेज निकलता है वो भी बेसिकली जाके किसी ना किसी रिवर में या किसी ना किसी पानी में जाके मिलता है, तो जिसकी वजह से वो भी वाटर पॉल्यूशन का एक रीज़न बनता है। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज वेस्ट। इंडस्ट्री से जो भी केमिकल निकलता है और फैक्ट्री से जो भी केमिकल निकलता है, तो वो केमिकल को छोड़ा जाता है कहीं ना कहीं, और वो भी कहीं ना कहीं जाके पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से ये 3 रीजन से, मेन रीजन से, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन, ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है और वाटर पॉल्यूशन है। इफेक्ट, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, अब आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा वाटर पॉल्यूशन का। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉक्सिन रिलीज बाय द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा कॉज अनडिजायरेबल एंड अ पॉइजनल इफेक्ट। बहुत सारा अनडिजायरेबल और पॉइजनल, बहुत जहरीला प्रभाव, जहरीला इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। जो भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम रिलीज करते हैं उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसके अलावा डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल गिवन, बैक्टीरिया कैन बी कॉज वाटर बॉर्न डिसीज। ठीक है, बहुत सारे ये जो पानी वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। एक कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे हमको नाम दिया है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया वाटर बॉर्न डिसीज पैदा कर सकता है। बहुत सारी हमको डिसीज भी हो सकती है, बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा बारिश का पानी कहीं जमने नहीं देने का, क्योंकि बारिश के पानी में जो मलेरिया है, मलेरिया के मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी वाटर पॉल्यूशन का एक रीजन है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट इज नीडेड टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रिड्यूस्ड ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, वो रिड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये सब कुछ इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के, रीजन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स डिस्क्राइब विद अ नीट डायग्राम द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको ये पूछा है कि हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, मतलब 2 इमिसिबल लिक्विड है, उसके मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, उसकी मेथड बतानी है हमको। और इसके बाद डिस्क्राइब करना है
सब्लिमेशन की मेथड को। तो सबसे पहले हम मेथड देख लेते हैं। ऐसे 11 मेथड हैं जिसकी वजह से जो मिक्सर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। 2 लिक्विड के मिक्सर को हम सेपरेट, सबसे पहले बाय हैंड, उसके बाद दूसरा आता है इवेपोरेशन, तीसरा आता है सब्लिमेशन, चौथा आता है, फोर्थ है हमारा सेडिमेंटेशन, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फ्यूनरल, उसके बाद फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोविंग, उसके बाद फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो ये कुछ 11 मेथड है जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है, 2 मिक्सर है लिक्विड का, उसको हम सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। अब हम बेसिकली बात करते हैं मेथड ऑफ सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन की मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक प्लग ले लेना है, पूरा ट्यूब ले लेना है, और वो ट्यूब को, इसके लिए आपको चाहिए चाइना डिश की जरूरत होगी। चाइना अमोनिया क्लोराइड, यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक तो अमोनिया क्लोराइड होगा और अमोनिया क्लोराइड में मिक्स होगा सॉल्ट, 2 चीजें यहाँ पे मिक्स होगी। तो सबसे पहले आपको एक ट्यूब लेना है, ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड और सोलिडिफाइड डालना है आपको उसके अंदर, मतलब अमोनिया क्लोराइड और सॉल्ट डालना है। चाइना डिश की जरूरत होगी, आपको चाइना डिश लेना है। नीचे से आपको बर्नर लेना है जो उसको गर्म कर सके, उसको हॉट कर सके, उसको बर्न कर सके, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड ऑन हॉट इंक चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सोइल टू गैस, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड को हम जब हीट करते हैं, अमोनिया क्लोराइड को जब हम नीचे से उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हीटिंग की वजह से उसमें से गैस अलग हो जाती है। टू सेपरेट द sublimable component from a mixture containing non sublimation compound, the sublimation process is used। किसके लिए यूज होता है यहाँ पे, जो सब्लिमेशन, एक तो इसके अंदर ऐसा होगा जो सब्लिमेबल होगा, एक इसके अंदर कंपोनेंट ऐसा होगा जो सब्लिमेबल होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा जो नॉन सब्लिमेबल होगा। तो ऐसे को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस, सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज होती है। तो आप जब गर्म करेंगे तो उसका जो गैस होगा वो निकल जाएगा और बाकी की चीज बच जाएगी, मतलब यहाँ पे उसका सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और वीडियो शेयर करो।